बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक्स में सबसे पहले हमारे पास इनपुट और आउटपुट का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम प्रिंट एफ फंक्शन को देखेंगे। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर हम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर और फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाकी के सिंटैक्स को देखेंगे। उसके बाद हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस हैं। फिर हम स्कैन एफ, गेट सी एच और गेट सी एच ई, ये तीनों इनपुट के फंक्शंस हैं, इन तीनों को देखेंगे। तो चलिए आइए अब हम पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टॉपिक इनपुट, आउटपुट और इनपुट आउटपुट के फंक्शंस है। इनपुट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू कंप्यूटर। इनपुट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर को कोई चीज देते हैं। इनपुट के लिए हम स्टैंडर्ड इनपुट के लिए हम कीबोर्ड यूज करते हैं, और आउटपुट ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर हमें रिटर्न में कोई चीज वापस करता है, और हमें पता है कि स्टैंडर्ड आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन को कहते हैं। आउटपुट के फंक्शंस में हमारे पास प्रिंट एफ है, और इनपुट के फंक्शन में हमारे पास तीन फंक्शंस हैं, स्कैन एफ, गेट सी एच और गेट सी एच ई। तो चलिए आइए सबसे पहले प्रिंट एफ फंक्शन को डिटेल से देखते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब हम प्रिंट एफ फंक्शन को देखते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। इसको हम प्रिंट एफ से प्रोनाउंस करते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन की जो डेफिनेशंस हैं वो stdio.h के अंदर लिखी होती हैं। इसका मतलब हम अपने प्रोग्राम में जब भी प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करेंगे तो हमें stdio.h को इंक्लूड करना जरूरी है। प्रिंट एफ को जो सिंटैक्स है उसमें हम प्रिंट एफ लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर हम पहले डबल कोट्स में फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखते हैं, उसके बाद आर्गुमेंट्स की लिस्ट लिखी जाती है। आर्गुमेंट्स की लिस्ट के अंदर हम वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं, हम इसमें कॉन्स्टेंट्स भी लिख सकते हैं, और इवन इसमें हम एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है ये तीन चीजों से मिलकर बनती है। इसमें टेक्स्ट, फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंसेस आते हैं। टेक्स्ट में डबल कोट्स में जो चीजें लिखी जाएंगी वो एज इट इज प्रिंट हो जाएंगी। एक चीज यहां पर याद रखें कि ये तीनों ऑप्शनल हैं। आप इनमें से कोई एक या दो लिख सकते हैं या तीनों भी लिख सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो %d, %f, %o इनको कहते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर में फॉर्मेट सिंबल, ये परसेंटेज को कहते हैं, और फॉर्मेट कैरेक्टर, उसके आगे जो कैरेक्टर लिखा होता है उसको कहते हैं। फॉर्मेट कैरेक्टर जो है ये हमें बताता है कि इसकी डाटा टाइप क्या होगी। हमने लिखा है %d, तो इसका मतलब है कि ये इंटीजर वैल्यूज को प्रिंट करवाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस हैं। एस्केप सीक्वेंसेस जो हैं वो हमारे आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस में /b, /t, /f, /n जो कि नेक्स्ट लाइन के लिए है, /t जो था वो टैब के लिए था, b बैक स्पेस के लिए है। ये सारे एस्केप सीक्वेंसेस जो हैं ये हमारी आउटपुट को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसको % और d के दरमियान हम एक चीज लिखते हैं जिसको हम कहते हैं फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। आइए फील्ड विड्थ स्पेसिफायर को जरा डिटेल से देखते हैं। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर जो है ये नंबर ऑफ कॉलम्स को स्क्रीन के ऊपर डिनोट करता है कि हमारी जो आउटपुट है वो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर आएगी। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर में नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो फील्ड विड्थ कहलाती है। अगर हमने प्रिंट एफ में % और d के दरमियान 5 लिखा तो इसका मतलब हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है उसके ऊपर 5 कॉलम्स बनेंगे। अब इसमें हमारी जो प्रिंट होने वाली वैल्यू है वो 2 कॉलम्स की हो, 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, वो 5 कॉलम्स की जगह लेगी। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में मैं अगर लिखता हूं इफ a इज इक्वल टू 55 और इस 55 को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं,
मैंने लिखा %5D, तो हमारी स्क्रीन के ऊपर 5 कॉलम्स जो हैं वो रिजर्व हो गए। अब यहां पर चूंकि वैल्यू 55 थी तो 2 कॉलम्स जो हैं वो 55 ने ले लिए, बाकी के 3 कॉलम्स में हम स्पेस डाल देंगे। अगर इसकी ए की वैल्यू 5 से ज्यादा हो, यहां पर हमने ए को 6 वैल्यूज दी हैं, तो ये 5 वैल्यूज को प्रिंट करके 6 को खत्म नहीं करेगा, बल्कि ये फील्ड विड्थ को बढ़ा देगा। फील्ड विड्थ ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाती है। फील्ड विड्थ याद रखें मिनिमम वैल्यूज के लिए नहीं होती, ये मैक्सिमम वैल्यूज के लिए होती है। इसी तरह से इस फील्ड विड्थ में अगर हम फ्लैग्स यूज करना चाहते हैं, फ्लैग्स क्या हैं? माइनस, प्लस, स्पेस, ये 3 फ्लैग्स हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपनी आउटपुट को लेफ्ट जस्टिफाई करना चाहें तो हम यहां पर माइनस यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने नोट किया होगा कि यहां पर जब हमने आउटपुट प्रिंट की थी तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो राइट जस्टिफाइड थी, उसकी जो स्पेसिस थी वो लेफ्ट साइड पर प्रिंट हो रही थी। अगर हम चाहें कि हमारा जो आंसर है वो इस तरह आने की बजाय इस तरह आए तो हम माइनस यूज करेंगे। माइनस में हमारी जो आउटपुट है वो लेफ्ट जस्टिफाई हो जाएगी। दूसरा फ्लैग स्टूडेंट्स जो हमारे पास यहां पर है उसको हम कहते हैं प्लस। प्लस का जो फ्लैग है ये आपकी पॉजिटिव वैल्यूज के साथ प्लस का सिंबल प्रिंट करवाएगा। आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यूज के साथ तो माइनस का सिंबल ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज के साथ प्लस का सिंबल प्रिंट नहीं होता। अगर हम इसको प्रिंट करवाना चाहें तो हम यहां पर प्लस का फ्लैग यूज करेंगे। तीसरा फ्लैग स्टूडेंट्स हमारे पास स्पेस है। स्पेस में कोई सिंबल यूज नहीं होता, ये जस्ट एक स्पेस प्रिंट करवाने के लिए यूज किया जाता है। अभी तो हमने देखा था सिंटैक्स फॉर इंटीजर वैल्यूज, अब हम जरा देखते हैं फील्ड विड्थ स्पेसिफायर का सिंटैक्स फॉर फ्लोट वैल्यूज कि फ्लोट वैल्यूज में फील्ड विड्थ स्पेसिफायर किस तरह बिहेव करेगा। फ्लोट वैल्यूज में स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसमें एक डॉट के बाद वैल्यू होती है, डॉट से पहले वैल्यू होती है। इसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज। जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज हैं उनको हम कहते हैं ये फील्ड विड्थ हैं। डेसिमल पॉइंट के जो बाद वाली वैल्यू है इसको हम कहते हैं ये प्रिसिजन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने परसेंटेज और एफ के बीच में 5.2 लिखा, मैंने लिखा 5.2, ए की मेरे पास वैल्यू थी 2.22222। अब यहां पर आप देखें तो प्रिसिजन का मतलब है इशारिया के बाद वाले कैरेक्टर्स, तो हमें इशारिया के बाद सिर्फ 2 कैरेक्टर्स की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, ये इशारिया के बाद 2 कैरेक्टर्स ले लेगा और बाकी 2 को खत्म कर देगा। तो पॉइंट के बाद 2 कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए, उसके बाद एक पॉइंट आ गया, फिर उसके बाद पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टर, तो ये हमारे पास 1 2 3 और 4 कैरेक्टर बन गए। अभी हमने यहां पर इसको कहा था कि इसकी फील्ड विड्थ जो है वो 5 कैरेक्टर की होनी चाहिए, तो यहां पर हमारे पास 1 कैरेक्टर की स्पेस बचती है, तो उसकी जगह हम स्पेस प्रिंट करवा लेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक के लिए आइए नेक्स्ट बोर्ड को देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्केप सीक्वेंसेस का। एस्केप सीक्वेंसेस आर यूज्ड टू मॉडिफाई द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट। एस्केप सीक्वेंसेस को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए। हम स्क्रीन पर अपनी आउटपुट को जिस तरह से दिखाना चाहते हैं, हम डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस को इस्तेमाल करके उस तरह से अपनी आउटपुट को मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होते। आउटपुट एस्केप सीक्वेंस जो है ये बैक स्लैश से स्टार्ट होता है, और नॉर्मली स्टूडेंट जो गलती करता है वो इसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिख देता है। तो आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि कभी भी किसी एमसीक्यू में या किसी भी जगह पर अगर कोई एस्केप सीक्वेंस पूछा जाए तो वो बैक स्लैश वाली ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है। इसकी कुछ एग्जांपल्स में /t, /b, /r, /n मैंने सामने लिखी हुई है। चलिए आइए इन एग्जांपल्स को यूज करके जरा आउटपुट के ऊपर देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। हमने लिखा हुआ है पंजाब /r ओके। अब पंजाब /r ओके के आउटपुट क्या आएगी? पंजाब लिखा आएगा यहां पे, उसके बाद /r की वजह से हमारा जो कर्सर है वो इस लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद
ओ प्रिंट हो जाएगा पी की जगह, यू की जगह के प्रिंट हो जाएगा और बाकी की आउटपुट वैसे ही लिखी आएगी। तो स्लैश आर बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे आपके कीबोर्ड के ऊपर होम का बटन बिहेव करता है। सेकंड एग्जांपल में हम इसको स्लैश बी लिखकर देखते हैं। स्लैश बी कहते हैं बैक स्पेस को। तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो आएगी पंजाब, बैक स्पेस से ये लास्ट कैरेक्टर जो है वो खत्म हो जाएगा और यहां पे लिखा आएगा ओके। अब इसमें अगर हम स्लैश टी लगाकर देखें तो स्लैश टी स्टूडेंट्स टैब प्रिंट करवाता है। टैब होता है 5 to 8 स्पेसेस। इसकी आउटपुट आएगी पंजाब, उसके बाद टैब स्पेसेस आएंगी और आगे लिखा हुआ आएगा ओके। यहां पर अगर हम नेक्स्ट लाइन में अपने कर्सर को लेकर आना चाहते हैं तो हम स्लैश टी की जगह स्लैश एन लिखेंगे। स्लैश एन के साथ इसकी आउटपुट आएगी पंजाब और फिर हमारा कर्सर जो है इसकी वजह से नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और नीचे लिखा हुआ आएगा ओके। स्टूडेंट्स यहां पर हमारा आउटपुट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आइए नेक्स्ट इनपुट के टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। स्टूडेंट्स इनपुट के टॉपिक में हमारे पास सबसे पहले स्कैनएफ फंक्शन है। इनपुट में हमारे पास 3 फंक्शंस होते हैं, स्कैनएफ, गेटसीएच और गेटसीएचई। सबसे पहले हम स्कैनएफ फंक्शन को देखते हैं। स्कैनएफ फंक्शन स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है। ये नंबर ऑफ आइटम्स को रिटर्न करता है जिनको ये रीड करता है। मसलन अगर हमने स्कैनएफ के अंदर कोई इनपुट दी तो वो जितने कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होगी ये उसको रिटर्न भी करेगा। उसके बाद ये stdio.h के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। इसके सिंटैक्स में 2 चीजें शामिल हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्गुमेंट्स की लिस्ट। प्रिंटएफ में फॉर्मेट स्ट्रिंग में 3 चीजें थीं। स्कैनएफ में फॉर्मेट स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा जाता है। दूसरा यहां पर हमारे पास जो आर्गुमेंट्स की लिस्ट है, अगर हम इसको देखें तो आर्गुमेंट्स लिस्ट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और हर आर्गुमेंट के साथ हम एम्परसाइन यूज करेंगे। अगर हम किसी आर्गुमेंट में एम्परसाइन यूज नहीं करते तो वो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं करवाएगा। एम्परसाइन को बेसिकली एड्रेस ऑपरेटर कहा जाता है। ये वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करके रखता है। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर इसकी हमारे पास एक एग्जांपल अवेलेबल है। आइए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। स्टूडेंट्स इस एग्जांपल को जरा गौर से देखें। इसमें फर्स्ट लाइन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जिसका नाम है x। उसके बाद प्रिंटएफ स्टेटमेंट यूज करके एक वैल्यू मांगने के लिए मैसेज प्रिंट करवाया गया है। थर्ड स्टेटमेंट में हमने स्कैनएफ यूज किया है और इस स्कैनएफ में हम वेरिएबल x में एक वैल्यू मांग रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इस x में वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि यहां पर एम्परसाइन मिसिंग है। जब हम यहां पर एम्परसाइन नहीं लगाएंगे तो उसकी वजह से हमारे वेरिएबल के अंदर गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो जैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उनके अंदर एक गार्बेज वैल्यू स्टोर कर देता है और वो वैल्यू तब रिप्लेस की जाती है जब हम उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज ही नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट लाइन में जब हम उसको प्रिंट करने का कहेंगे तो यहां पर वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास कैरेक्टर इनपुट के फंक्शंस हैं। कैरेक्टर इनपुट के लिए हम getch और getche यूज करते हैं। getch और getche में एक डिफरेंस है कि getch जो है वो टाइप कैरेक्टर को इको नहीं करवाता, जबकि getche जो है ये टाइप कैरेक्टर को इको भी करवाता है। इको का मतलब होता है प्रिंट करवाना। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद इसके राइट साइड पे हम getch का फंक्शन लिख देते हैं। ये getch का फंक्शन जो है ये एक वैल्यू मांगेगा। इस कैरेक्टर वैल्यू को यूजर से लेकर वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा।
सेम गेट सी एच ई भी इसी तरह से बिहेव करता है, लेकिन इसके अंदर हमारी जो वैल्यू है वो इको भी होती है, वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी हो जाती है। स्टूडेंट्स, इसमें एक पॉइंट याद रखने वाला ये है कि गेट सी एच और गेट सी एच ई ये दो करैक्टर इनपुट के फंक्शंस हैं और ये एंटर प्रेस किए बगैर काम करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए आइए नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर चलते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपको ज़हन में रखना जरूरी है। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि प्रिंटएफ जो है, जो वैल्यूज को प्रिंट करता है उनको रिटर्न भी करता है। तो हमारे पास ये एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसमें लिखा है प्रिंटएफ ई कैट। तो इसको अगर हम स्क्रीन के ऊपर देखें कि आंसर किस तरह से आएगा, तो इस प्रिंटएफ की वजह से प्रिंट होगा ई कैट। उसके बाद ये प्रिंटएफ इनको टोटल करेगा 1 2 3 4 और परसेंटेज डी के अंदर रखवा देगा। तो यहां पर हमारे पास आंसर आएगा ई कैट 4। इसी तरह से स्कैनएफ जो है वो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड करता है, वो जो वैल्यूज वेरिएबल्स को, जितने वेरिएबल्स को वो वैल्यूज असाइन करता है उसको भी वो रीड करता है। तो यहां पर हम स्कैनएफ की भी एग्जांपल देखते हैं कि यहां पर हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसका नाम है ए। अगर हम इस वेरिएबल के अंदर कोई इनपुट करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो हमारी स्क्रीन के ऊपर 1 2 3 4 प्रिंट होगा। उसके बाद वो इसको रीड करेगा कि कितने वेरिएबल्स को वैल्यू दी गई है। तो यहां पर हमें एक वेरिएबल को वैल्यू दी है तो परसेंटेज डी के अंदर 1 आ जाएगा। लेकिन ये जो आउटपुट है स्टूडेंट, ये यहां पर नीचे प्रिंट होगी क्योंकि हमने 1 2 3 4 के बाद स्कैनएफ में एंटर प्रेस किया था। एक आखिरी पॉइंट, स्कैनएफ और गेट सी एच ई ये दो ऐसे फंक्शंस हैं जो टाइप्ड कैरेक्टर को इको भी करवाते हैं। जब आप इनमें कैरेक्टर्स को टाइप करेंगे तो ये उसको स्क्रीन के ऊपर शो भी करवाएंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।